आपको गूगल स्टूडेंटों पर स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित कला एवं संस्कृति से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उसी की श्रृंखला को लेकर के मैं जो है विजन आईएएस का एक संकल्प जो है मैगजीन आया है, पतली सी है, जिसमें जो है विभिन्न क्षेत्रों से, चाहे कला एवं संस्कृति हो, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी हो या अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के सारे महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर को संकलित किया गया है। उसी का एक सेगमेंट है कला एवं संस्कृति। आज मैं उसी पे बात करने वाला हूँ। सबसे पहले आप देख रहे हैं इसमें हमारा पहला जो करंट अफेयर है वो है कुंभ मेला। कुंभ मेला की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? कुंभ मेला की बात कर रहा है। जो महाकुंभ था वह जो है 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हुआ था। आप लोग जानते हैं कि ये जो कुंभ मेला है अन्य जगहों पर भी आयोजित किया जाता है, जैसे हरिद्वार हो गया, उज्जैन हो गया, नासिक हो गया, प्रयागराज। ये आपसे मैच करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरिद्वार जो है जो महाकुंभ लगता है किस नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद उज्जैन में जो महाकुंभ लगता है किस नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी जो है, गोदावरी किनारे क्या है? नासिक है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो इस तरह से आपको जो है स्थिति के आधार पर जो है क्वेश्चन पूछ सकता है। और इसका आयोजन जो होता है 12 वर्षों में 4 बार किया जाता है। ठीक है। विश्व का सबसे ज़्यादा बड़ा मेला यही लगा था, प्रयागराज वाला जो कुंभ लगा था। ठीक। और कुंभ मेले को 2017 में यूनेस्को के जो अमूर्त विरासत है, किसमें? अमूर्त विरासत की सूची में जो है शामिल किया गया था। 2017 में शामिल कर दिया गया था। ठीक। उसके बाद जो चीनी यात्री ह्वेंसांग ने अपने वृत्तांत में, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा चीनी यात्री था जिसके वृत्तांत में कुंभ मेले का सबसे पहले उल्लेख किया जाता है। आप उत्तर क्या लगाएंगे? ह्वेंसांग ऐसा चीनी यात्री था जिसके यात्रा वृत्तांत में जो है कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। ठीक। और ये भी पूछ सकता है कि जो ह्वेंसांग था किस राजा के शासनकाल में आया था। आप आंसर देंगे कि हर्षवर्धन के काल में जो है ह्वेंसांग जो है भारत की यात्रा पर आया था। और इसमें आगे बात करते हैं तो आदि शंकराचार्य ने भी जो है 9वीं शताब्दी में कुंभ मेले को जो है इसका वर्तमान स्वरूप दिया था। ठीक। ये हो गया हमारा कुंभ मेले से संबंधित क्वेश्चन। अब बात करते हैं सूर्य का कोणार्क मंदिर। कौन सा? सूर्य मंदिर जो कोणार्क में है। तो खान मंत्रालय ने उड़ीसा सरकार के सहयोग से जो है उड़ीसा के जो कोणार्क में सूर्य मंदिर के जिला खनिज फाउंडेशन प्रदर्शनी का आयोजन किया है। किसका आयोजन किया है? खनिज फाउंडेशन प्रदर्शनी का आयोजन किया है। ठीक है। और इसके जो निर्माणकर्ता की बात करें तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण जो है किस वंश ने कराया था? गंग वंश ने कराया था। क्वेश्चन पूछ लेगा ना, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था या किस वंश के द्वारा कराया गया, तो आप क्या बताएंगे? गंग वंश के द्वारा कराया गया था। शासक कौन था? नरसिंह प्रथम था। कौन था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था। आपको डेट नहीं याद करना है, डेट से संबंधित क्वेश्चन हो सकता है ना ही पूछे। और स्थापत्य कला की बात करें तो यह जो मंदिर है कलिंग की स्थापत्य कला, कौन सी? कलिंग की स्थापत्य कला की सभी मुख्य विशेषताओं से युक्त है। प्रतीकात्मक डिजाइन की बात करें इसमें तो जैसे जो सूर्य के रथ का प्रतीक है, किसका है? सूर्य के रथ का प्रतीक है, जिसमें 24 जटिल नकाशीदार पहिए लगे हैं। कितने पहिए लगे हैं? 24 नकाशीदार पहिए लगे हैं। और कितने घोड़े हैं यानी अश्व कितने हैं? 7 अश्व हैं। और धरोहर की बात करें तो इसको जो है ना यूनेस्को की विश्व धरोहर के स्थल के रूप में जो है मान्यता प्राप्त है। ठीक। आप इसको समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा राखी गढ़ी। आप जानते हैं यह जो है इतिहास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। प्राचीन भारत के इतिहास से राखी गढ़ी, जो पुरातत्वविदों ने जो है राखी गढ़ी के जो है परिपक्व हड़प्पा चरण के सटीक इंजीनियरिंग वाले मिट्टी के ईंटों से, क्या कह रहे हैं? मिट्टी की ईंटों से बने एक स्टेडियम और एक बाज़ार की खोज की है। तो पूछ लेगा ना, हाल ही में किस स्थल से जो है स्टेडियम और एक बाज़ार की खोज की गई है? वो भी किससे बना है? मिट्टी के ईंटों से बना है। तो कहाँ हो जाएगा हमारा? राखी गढ़ी में हो जाएगा। ठीक। स्टेडियम में बैठने का क्षेत्र है जो खेल को देखने के लिए उपयुक्त ढलान के अनुसार बना है। ठीक है। मतलब जो वर्तमान समय में है उसी तरह जो है प्राचीन काल में भी था, जो किसके बना था? मिट्टी के ईंटों के बना था। तो राखी गढ़ी के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो है ज्ञात हड़प्पा स्थल है। ठीक। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें देखते हैं, यह जो हरियाणा है, हरियाणा के हिसार ज़िले में घग्गर और हकरा नदी के मैदान में स्थित है। यह उस स्थल के रूप में भी प्रसिद्ध है जहां हड़प्पा युग एकमात्र जो है एनडीए साक्ष्य प्राप्त हुआ है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी नेक्स्ट करंट अफेयर हमारा क्या है। वैश्विक रूप से महत्वपूर्ण रूप जो कृषि विरासत प्रणालियाँ हैं, क्या कृषि विरासत प्रणालियों की बात कर रहा है, तो इसके बारे में हम जानते हैं। तो जैसे इसमें करंट में क्या था कि लवणता के बढ़ते स्तर के कारण जो है केरल के कुट्टूनाड में, केरल का एक कुट्टूनाड क्षेत्र है जहाँ पर जो है पुंचा धान किसकी खेती की जाती है, पुंचा धान की खेती की जाती है। वो क्या है, गंभीर रूप से खतरा हो रहा है उसको। ठीक, इसके बारे में बात करते हैं। जो कुट्टूनाड आर्द्रभूमि कृषि प्रणाली है, कैसी प्रणाली है, आर्द्रभूमि कृषि प्रणाली है, और इसमें क्या बोया जाता है, धान की खेती की जाती है। तो यह वैश्विक रूप से जो है महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली है। धान की खेती समुद्र तल से नीचे लवणता जल में जो डेल्टाई दलदलों को सुखाकर जो प्राप्त की गई भूमि की प्राप्त की जाती है। आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है इसमें। तो अब हम बात कर लेते हैं जो ये प्रणाली है इसके बारे में बात करते हैं। ये जो है जीवंत विरासत प्रणाली, कैसी प्रणाली है, जीवंत विरासत प्रणाली है। ये समुदाय इसमें रहते हैं। ठीक, अगर नामित की बात करें, इसका नामकरण कौन किया, तो खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा किया गया है। और भारत में 3 प्रकार की GIA-HS प्रणालियाँ हैं। ये जो आर्द्र भूमि वाली प्रणालियाँ नहीं हैं, भारत में 3 जगह पे पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं, कश्मीर में पाया जाता है केसर विरासत के रूप में, उड़ीसा के कोरापुट पारंपरिक कृषि के रूप में पाया जाता है, केरल की कुट्टानाड आर्द्र भूमि कृषि प्रणाली के रूप में जो है पाया जाता है, जो GIA-HS प्रणाली है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा हड़प्पा से संबंधित है करंट। जो इसमें कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता की खोज के 100 वर्ष हो गए हैं, यानी जो हमारा हड़प्पा सभ्यता था जो हम पढ़ते हैं प्राचीन भारत के इतिहास में, उसके जो है 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसमें बताया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण माने ASI के तत्कालीन जो महानिदेशक जॉन मार्शल ने जो 20 सितंबर और 2024 को जो सिंधु घाटी यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। आगे बात करते हैं, इसमें जो है जो दयाराम साहनी ने जो बाद में ASI के पहले भारतीय निदेशक बने थे, तो जो रखालदास बनर्जी थे, इन्होंने क्रमशः जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो उत्खनन का कार्य करवाया था। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की स्थिति की बात करें, जो हड़प्पा सभ्यता है, ये जो हड़प्पा सभ्यता आप देख रहे हैं, इसका विस्तार कहाँ है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है और अफ़गानिस्तान में भी है। क्वेश्चन बना के पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किन किन देशों में है, तो ऑप्शन दे देगा, आपको जो है चूज करना होगा। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट का। आप इसको पढ़े होंगे इतिहास से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनजातीय गौरव दिवस। तो जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है, आपको पता है ना, ये 15 नवंबर को जो है जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव ये जो है जो किसके यादगार में मनाया जाता है, जो भगवान बिरसा मुंडा नहीं थे, बिरसा मुंडा की जयंती के उपलक्ष्य में जो है 15 नवंबर को विश्व जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगर भारत में स्वतंत्रता संग्राम के जनजातीय समुदायों के योगदान और भारत की विरासत में उनकी भूमिका को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। किस लिए मनाया जाता है, जो स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय समुदायों ने अपना योगदान दिया है और भारत की विरासत के संरक्षण में उनकी जो भूमिकाएं थी उसके जो सम्मानित करने के लिए ये जो है जनजातीय गौरव दिवस जो है मनाया जाता है। कब, 15 नवंबर को मनाया जाता है। आगे हम नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि कलारीपयट्टू किसकी बात कर रहा है, कलारीपयट्टू की बात कर रहा है। अब बात करते हैं कि ये कलारीपयट्टू है क्या। ये जो है क्या है, एक सबसे प्राचीन मार्शल परंपराओं में से एक है ये। ठीक, ये मार्शल आर्ट के रूप में, परंपरा के रूप में है। जैसे उत्तराखंड में आयोजित होने वाले जो 38वां राष्ट्रीय खेलों में जो है कलारीपयट्टू को प्रदर्शन कार्यक्रमों की सूची में शामिल किया गया है और प्रतियोगिता वर्ग से इसे हटा दिया गया है। और कहाँ विकसित हुआ था वो कलारीपयट्टू, ये जो है केरल में विकसित हुआ था। पूछ सकता है ना कलारीपयट्टू का संबंध किस स्टेट से है, तो आप बताएंगे किस स्टेट से है, केरल से है। ठीक, और इतिहास के संगम काल से जुड़ा है। ये जो कलारीपयट्टू है इतिहास के संगम काल से इसका संबंध है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है संथाल विद्रोह। आपने संथाल विद्रोह के बारे में इतिहास में पढ़ा होगा, तो ये हाल ही में जो है करंट में चर्चा में है। क्यों है, चलिए बात करते हैं। जो झारखंड का उच्च न्यायालय है ने जो है संथाल विद्रोह के बाद गठित एक संथाल परगना में घुसपैठ की स्थिति की जांच के लिए जो है तथ्य खोजी समिति, क्या कह रहा है, तथ्य खोजी समिति फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जो गठन का निर्देश दिया है।
तो निर्देश कहाँ दिया गया है? झारखंड में दिया गया। किसके द्वारा? झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है। संथाल विद्रोह से संबंधित है, घुसपैठ की स्थिति में जांच के लिए दिया है। अब बात करते हैं संथाल विद्रोह। तो क्वेश्चन पूछेगा संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो आप बताएंगे कब हुआ था संथाल विद्रोह? यह 1855 और 56 में हुआ था। और यह जो है भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध शुरुआती जन विद्रोह में से एक था। ये भी पूछ सकता है संथाल विद्रोह किसके लिए हुआ था? तो आप बताएंगे जो ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन थी उसी के विरुद्ध हुआ था। तो बात करते हैं आगे जो कॉर्नवालिस द्वारा लागू बंदोबस्त का, अब यहाँ के क्वेश्चन और बन रहा है। तो जो अस्थाई बंदोबस्त था कब लागू हुआ था? आप बताएंगे ना 1793 में अस्थाई बंदोबस्त कौन लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक, ये देखो कॉर्नवालिस था। तो इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण था जो अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ था, तो उससे जो हमारे कृषक थे उनके ऊपर जो है बर्डन जो है पड़ता जा रहा था। तो लगान देना या कर देना, इन सब के लिए बहुत परिस्थितियाँ जो है कृषकों की बिगड़ती जा रही थी, इसलिए जो किसानों में जो है आक्रोश हो रहा था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, इस व्यवस्था के चलते जमींदारों को जो भूमि पर जो है अधिकार मिल गए, जिससे कि संथालों को जो है वीर भूमि और मानसून क्षेत्रों पर जो है विस्थापित होना पड़ा और जमींदारों और अंग्रेज़ों के जो है शोषण का सामना करना पड़ा। और संथालों ने, जो संथाल एक समुदाय था, जमींदारों और अंग्रेज़ों को दीकू की संज्ञा दी थी। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जो संथाल के समुदाय के लोग थे, अंग्रेज़ों और जमींदारों को कौन सी संज्ञा दी थी? दीकू की संज्ञा दी थी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या है हमारा, इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं, गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होती है? इसमें जो है ना, जैसे इस विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों सिंधो, कान्हो, चांद और भैरव मुर्मू ने किया था। बोल सकता है ना, जो संथाल विद्रोह हुआ था इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो आप क्या बताएंगे? सिद्धो थे, कान्हो थे, चांद थे, भैरव मुर्मू थे। और उन्होंने किस पद्धति का युद्ध में प्रयोग किया था? गुरिल्ला युद्ध पद्धति का प्रयोग किया था। और झारखंड में हूल दिवस, संथाल विद्रोह के शहीदों की याद करें, जो संथाल विद्रोह में सम्मिलित थे लोग, उनके यादगार में तो कौन सा दिवस मनाया जाता है? हूल दिवस मनाया जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है कुकी विद्रोह। कुकी विद्रोह कब हुआ था? 1872 में जो है कब हुआ था? 1872 में। और इसमें एक चीज़ और पूछ सकता है, कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये जो है पंजाब में हुआ था। और वहीं अगर कूका विद्रोह दिया होता, क्या दिया होता? कूका विद्रोह, ये कूका विद्रोह है। अगर कुकी विद्रोह दिया होता, क्या दिया होता? कुकी विद्रोह। ये कहाँ हुआ था? असम में हुआ था। ये असम से संबंधित है। और ये है कूका विद्रोह, इसका संबंध कहाँ से है? पंजाब से है। हाल ही में जो कूका आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। तो कूका आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। 1800 जो है 49 में बाद जो स्थापित ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध जो है पंजाब में यह बड़ी प्रक्रिया थी। और यह जो है नामधारी आंदोलन का एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसकी स्थापना कौन किया था? कूका विद्रोह की स्थापना कौन किया था? सतगुरु राम सिंह ने किया था। कब किया था? 1857 में भैरवी शाही में की थी। अब नेक्स्ट हमारा बात करते हैं क्या है? कोबरा भाषा। कौन सी भाषा? कोबरा भाषा। ये जो हमारी कोबरा भाषा है कहाँ से संबंधित है? ये त्रिपुरा से संबंधित है। ठीक, और कोबरा भाषा के बारे में और तथ्य जानते हैं। त्रिपुरा की राजकीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह चीनी तिब्बती भाषा परिवार की हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारी है रत्नागिरी। क्या कह रहा है? रत्नागिरी। तो क्यों चर्चा में है? तो हाल ही में जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को उड़ीसा के रत्नागिरी, अब पूछ सकता है रत्नागिरी कहाँ है? तो आप क्या बताएंगे? रत्नागिरी उड़ीसा में है। में उत्खनन के दौरान जो है प्राचीन बौद्ध कलाकृतियाँ मिली हैं। पूछेगा हाल ही में प्राचीन बौद्ध कलाकृतियाँ मिली हैं, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आप बताएंगे उड़ीसा से। पूछ सकता है कहाँ मिली हैं? तो बताएंगे रत्नागिरी से है। इन कलाकृतियों में बुद्ध का सिर मिला है और बौद्ध अवशेष जैसी कलाकृतियाँ मिली हैं। सिर, देखो ये सिर इम्पॉर्टेंट है, बुद्ध का सिर मिलना है। ठीक, और रत्नागिरी के बारे में जान लेते हैं। रत्नागिरी जो है यह स्थल जो है सम्राट अशोक के कलिंग युद्ध पर आक्रमण के बाद से ही वहाँ बौद्ध धर्म के प्रभाव में आया था।
तो अन्य स्थल की बात करें तो रत्नगिरी हो गया, ललितगिरी हो गया, उदयगिरी जो है मिल कर के उड़ीसा में बौद्ध केंद्र का डायमंड ट्रायंगल, ये इम्पॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा किस स्टेट में जो है डायमंड ट्रायंगल है, और ये पूछेगा डायमंड ट्रायंगल का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे बौद्ध केंद्रों से है डायमंड ट्रायंगल। तो कितने क्षेत्र को मिला करके, कौन कौन सा ऐसा क्षेत्र है को मिला करके जो है डायमंड ट्रायंगल का निर्माण होता है, तो आप बताएंगे किसका, रत्नगिरी हो गया, ललितगिरी हो गया, उदयगिरी हो गया। ठीक, ये रत्नगिरी के बारे में आप जान गए हैं क्यों चर्चा में था। नेक्स्ट हमारा देखते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, आप लोग जानते हैं 21 जून को जो है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका थीम जो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। आप देख रहे हैं ना, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ है। ये भी पूछ सकता है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो आप बताएंगे कौन सा मनाया गया है, 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। ठीक, कब से मनाया जाता है, ये 2014 से मनाया जाता है। घोषणा कौन किया था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किया गया था। ठीक, और बात करते हैं जो योग दिवस ग्रीष्म संक्रांति के साथ मनाया जाता है। जो ग्रीष्म संक्रांति होती है, आप जानते नहीं, जब सूर्य जो है कहाँ चला जाता है, पता है ना, संक्रांति हो जाता है 21 जून को, यानी सूर्य जो है उत्तरी गोलार्ध में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। आगे है हमारा गंगा सागर मेला। कौन सा मेला है, गंगा सागर मेला। कहाँ लगता है गंगा सागर मेला, ये लगता है पश्चिम बंगाल में लगता है। मकर संक्रांति के पावन अवसर पर जो है यहाँ जो है श्रद्धालुओं का गंगा सागर में डुबकी लगाई जाती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में स्थित जो सागर द्वीप है, किस द्वीप पर होता है, सागर द्वीप पर। कहाँ स्थित है सागर द्वीप, पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे, सुंदर डेल्टा के आसपास। ठीक, जहाँ पे जो है गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यह वार्षिक धार्मिक मेला है। कैसा मेला है, वार्षिक धार्मिक मेला है। और ऐसा माना जाता है कि मेले का मुख्य अनुष्ठान विशेष रूप से मकर संक्रांति पर जो है सूर्योदय के समय जो है संगम में स्नान करना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है। कोई यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में जो है सूची में जो है शामिल किया गया है। तो बात करते हैं इसके बारे में कुछ और तथ्य को। तो जो यूनेस्को को विश्व धरोहर सूची में जो है शामिल किया गया है, क्यों ये जीवंत संस्कृति परंपरा को दर्शाता है। क्यों शामिल किया गया है, ये जीवंत संस्कृति परंपरा को जो है दर्शाता है। और इनकी स्थापत्य कला जो है और तकनीकी योजना बहुत ही विशिष्ट यानी अलग है। ठीक है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने वाला ये कौन सा स्थल है, 44वां स्मारक स्थल बन गया है। 44वां जो है स्मारक स्थल बन गया है। ठीक, इसके पहले मोहिद्दम वगैरह को, असम वाला जो नहीं था, उसको शामिल किया गया था। तो विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या के मामले में भारत विश्व स्तर पर झूठे नहीं भैया, छठे स्थान पर। किस स्थान पे है, भारत जो है छठे स्थान पर है। माने भारत के पास जो है विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो है भारत जो है छठे स्थान पर है, तथा एशिया प्रशांत क्षेत्र के दूसरे स्थान पे है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्या क्वेश्चन बन सकता है कि भारत जो है वैश्विक स्तर पर विश्व धरोहर स्थलों की संख्या में कौन से स्थान पे है, आप बताएंगे छठे स्थान पे है। अगर वहीं पूछता है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में किस स्थान पे है, तो आप बताएंगे दूसरे स्थान पे है। बात करते हैं नेक्स्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश में विश्व धरोहर से संबंधित सभी मामलों को नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। बात करते हैं ये मिलिट्री जो मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स है, इसके बारे में कुछ बात करते हैं। अगर इसकी विस्तार की बात करें तो ये महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैला हुआ है। ठीक है, यानी बॉर्डर पे है, तो दोनों क्षेत्रों में रहेगा। और चयनित किलों की बात करें तो तमिलनाडु में जो जिंजी किले हैं, जिंजी किले के साथ साथ महाराष्ट्र के जो सालहेर है, कौन सा है, सालहेर हो गया, शिवनेरी हो गया, लोहगढ़ हो गया, खंडेरी हो गया, रायगढ़ हो गया, राजगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ हो गया, और सुवर्णदुर्ग हो गया, पन्नाहाल हो गया, विजयदुर्ग हो गया, सिंधुदुर्ग हो गया। इन सब को भी क्या है, शामिल किया गया इसमें। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है
पीपर हवा अवशेष। पीपर हवा अवशेष से संबंधित क्या तथ्य है? इस तथ्य की बात करें तो जो भगवान बुद्ध के पवित्र जो है पिपरवा अवशेष की भारत वापसी हुई है। पिपरवा अवशेष के बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज कब हुआ था? 1898 में हुआ था। ठीक। पिपरवा कहाँ है? सिद्धार्थ नगर में स्थित है। लोकेशन की बात करें तो ये सिद्धार्थ नगर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। महत्व की बात करें, ये अवशेष भगवान बुद्ध के पार्थिव शरीर के अवशेष से संबंधित है। पिपरवा अवशेष सिद्धार्थ नगर में है। आप जो है इसमें केवल की पॉइंट को पढ़िए, कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसका लोकेशन क्या है, इसकी स्थिति क्या है और क्यों चर्चा में था। क्यों चर्चा में था? यहाँ से जो है पार्थिव शरीर के अवशेष से संबंधित है। ठीक है। मुख्य विशेषताएं अगर इस अवशेष में बात करें तो यहाँ से इनमें जो है हड्डियों के टुकड़े मिले हैं, स्टोप स्टोन और क्रिस्टल के ताबूत मिला है, बलुआ पत्थर का संदूक मिला है, स्वर्ण आभूषण आदि जो है यहाँ मिले हैं। और ये कितनी पुराना है अवशेष? लगभग 3वीं शताब्दी के इन अवशेषों को मंदिर में रखा गया था। ठीक। शाक्य वंश के द्वारा, किसके द्वारा? शाक्य वंश के द्वारा रखे गए थे बुद्ध के अवशेष हैं। ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हमारा है बेदीन खलम उत्सव। क्या है? बेदीन खलम उत्सव के बारे में बात करते हैं। ये जो बेदीन खलम उत्सव है कहाँ मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, क्यों चर्चा में आया? तो ये कहाँ मनाया जाता है? हाल ही में मेघालय में मनाया गया है। पवित्र बेदीन खलम उत्सव मनाया गया है। और बेदीन खलम उत्सव क्या है? तो इस सब जो है ना, ये महामारी को दूर भगाना, इसका जो उद्देश्य होता है उत्सव को, ये जो है महामारी को दूर भगाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। ठीक है। किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है? पनार जनजाति होती है, इसी के द्वारा जो इसे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई में फसल बुआई के बाद। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है नुआखाई पर्व। क्या है? नुआखाई पर्व। तो नुआखाई पर्व की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने नुआखाई पर्व के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अब नुआखाई पर्व के बारे में भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो नुआखाई को जो है नवन्ना, क्या कहते हैं? नवन्ना भी कहा जाता है। ये देखो नवन्ना शब्द है ना, नवन्ना भी कहा जाता है। तो मुख्यतः यह जो है पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है। जो नुआखाई पर्व है कहाँ मनाया जाता है? पश्चिमी उड़ीसा में मनाया जाता है। इस अवसर पर जो है लोग देवताओं को नए अन्न अर्पित करते हैं। और इतिहास की बात करें तो अगर ये मौखिक परंपरा के अनुसार इसकी शुरुआत पटना के राजा रमादेई, जो नुआखाई पर्व है पटना के राजा रमादेई के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, फिर से एक हमारा क्वेश्चन यानी करेंट है, जो हड़प्पा स्थल राखीगढ़ी में जो है 5000 वर्ष पुरानी जल प्रबंधन तकनीकी की खोज की गई है। तो अगर इसमें बात करते हैं तो उत्खनन के दौरान जो है यहाँ के जो टीले थे, टीलों के बीच में जलभरण क्षेत्र की खोज की गई है। तो लगभग इसकी गहराई 3.5 से लेकर के 4 फीट तक है, जो जल भंडार का क्षेत्र था। तो उस समय उन्नत जल प्रबंधन का जो तकनीकी थे जल प्रबंधन के, उसको जो है ये दर्शा रहा है। ठीक। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। झुमोइर नृत्य है। क्या है? झुमोइर नृत्य, जो भारत के प्रधानमंत्री असम के गुवाहाटी में झुमोइर बिंदनी 2025 में शामिल हुए हैं। यह उत्सव जो है असम के चाय उद्योग की, यहाँ देखो असम के चाय उद्योग की 2वीं वर्षगांठ पर मनाया जाएगा। किससे संबंधित है ये झुमोइर नृत्य? ये जो है जो चाय उद्योग है असम का, वहाँ के जो है 2वीं वर्षगांठ पर जो है मनाया गया। अगर इस नृत्य के बारे में बात करते हैं, इस नृत्य को झूमुर नृत्य भी कहते हैं। तो यह लोक नृत्य है। सबसे पहले ये जान लेते हैं। असम की चाय उत्पादक जो जनजाति है आदिवासी समुदाय द्वारा फसल कटाई के मौसम में किया जाता है यह नृत्य। और यह नृत्य जो है सामाजिक समावेशन, एकता और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ढोकरा कलाकृति। ढोकरा कलाकृति के बारे में बात करें तो भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी राष्ट्रपति को ढोकरा कलाकृति उपहार दिया है। अब ढोकरा जो कलाकृति है इसकी विशेषताओं को भी जानना चाहिए। ठीक।
और ये क्वेश्चन और बनेगा कि ढोकरा कलाकृति जो है भारत से संबंधित है। यह जो है हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को जो है उपहार में यानी भेंट में दिया गया, तो आप बताएंगे या फ्रांसीसी राष्ट्रपति को जो है उपहार में दिया गया है। तो अगर इसकी बारे में बात करें तो ढोकरा कलाकृतियों के, तो इसकी उत्पत्ति का जो इतिहास है छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा के क्षेत्र में रहने वाले ढोकरा डामर जनजाति द्वारा जो है जुड़ा है। ये जनजातियां जो है मध्य भारत की पारंपरिक जो है धातु कला की कारीगर हैं। ठीक, इसमें जो है धातु की ढलाई के लिए जो है लुप्त मोम विधि जो है अथवा जो है शायर पेडू का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं दशावतार थिएटर के बारे में। महाराष्ट्र के दशावतार के प्रदर्शन शुरू हुए हैं। दशावतार थिएटर के बारे में जान लेते हैं। पारंपरिक रंगमंच है। ठीक है, पिछले 800 वर्षों से मंचन हो रहा है। विशेषताएं की बात करें, जो यहाँ के कलाकार होते हैं रंग बिरंगे मेकअप करते हैं, वेशभूषा पहनते हैं। लोकप्रियता की बात करें तो यहाँ जो है दक्षिण कोंकण क्षेत्र के जो है सिंधुदुर्ग जिले में, गोवा के उत्तरी जिले में इसका आयोजन होता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये मनाया जाता है 21 फरवरी को मनाया जाता है। कौन सी गांठ मनाई गई है, 25वीं गांठ मनाई गई है। अगर इसके बारे में बात करें तो वर्ष 2000 में जो है 21 फरवरी को जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार जो है सबसे पहले बांग्लादेश की थी और 1999 में के जो यूनेस्को महासम्मेलन में अनुमोदित किया गया था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नागोबा यात्रा, कौन सी, नागोबा यात्रा तेलंगाना के जो आदिलाबाद है वहाँ जो है मेमराम काबिले के आदिवासियों गोंडों के एक पवित्र तीर्थ स्थल आयोजन नागोबा यात्रा की शुरुआत की है। ठीक, बस यही आपको ध्यान रखना इसमें। नागोबा यात्रा जो है आदिवासी गोंडों की एक पवित्र तीर्थ यात्रा का आयोजन था। ठीक, इसका संबंध कहाँ से है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश के काबिलों जनजाति लोगों के त्यौहार प्रार्थना करते हैं। ठीक, गोंड जनजाति के नर्तक द्वारा प्रस्तुत गुसाड़ी नृत्य का आयोजन जो है एक विशेष आकर्षण है। नेक्स्ट हमारा है रम्माड़ महोत्सव। क्या कह रहा है, रम्माड़ महोत्सव। रम्माड़ उत्सव वर्तमान कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड। रम्माड़ महोत्सव कहाँ से संबंधित है, उत्तराखंड से संबंधित है हमारा रम्माड़ महोत्सव, उत्तराखंड। ठीक, यह जो है उत्सव जो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल है। यह जो है वार्षिक उत्सव अप्रैल के अंत में जो है जब फसल कटाई के बाद जो उत्तराखंड में जो सालूड़ और डुंगरा नामक जुड़वा गांव में मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे हमारा है त्रिशूर पूरम उत्सव। क्या है, त्रिशूर पूरम उत्सव। इसके बारे में बात करते हैं, क्यों चर्चा में है। तो केरल का यह जो भव्य त्रिशूर पूरम उत्सव है कहाँ से संबंधित है, केरल से संबंधित है। राज्य के जो वडक्कुनाथन मंदिर है, क्या है, वडक्कुनाथन मंदिर है, संपन्न हुआ है यहीं पर त्रिपुरम जो त्रिशूर पूरम उत्सव है। अगर बात करें यह क्यों मनाया जाता है, यह फसल कटाई के उपरांत मनाया जाने वाला उत्सव है। यह उत्सव जो है त्रिशूर में मलयाली माह मेडम में आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा थोड़ा इसमें जो आप जानते रहें। और बात करते हैं तिरुकुरल जो है, यह जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल ने जो है तिरुकुरल का 4 माध्यम और लघु द्रविड़ भाषाओं जैसे कुरुख हो गया, गोंडी हो गया, माल्टो हो गया, ब्राहुई हो गया में अनुवाद करवाने का कार्य शुरू किया है। लेखक कौन है, तिरुवल्लुवर हैं। कौन है, तिरुवल्लुवर हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्कराल। क्या है, पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्कराल। जो पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्कराल का आयोजन जो है इस वर्ष क्रमशः उत्तराखंड एवं तेलंगाना में किया गया है।
कहाँ किया गया, ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। पुष्कर कुंभ और सरस्वती पुष्कराल का आयोजन कहाँ किया गया है, उत्तराखंड और तेलंगाना में किया गया है। ये दोनों उत्सव जो है 12 वर्षों के अंतराल पर आयोजित होते हैं। क्रमशः की बात किया, यानी जो पुष्कर कुंभ है उत्तराखंड में और सरस्वती जो पुष्कराल है ये तेलंगाना में जो है मनाया गया है। इसका जो संबंध है 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अब बात करते हैं पुष्कर कुंभ क्या है। तो पुष्कर कुंभ है 12 वर्ष पश्चात जो है होता है। कब होता है, जब जो है बृहस्पति यानी गुरु ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह जो है मिथुन राशि में प्रवेश करता है, तब जो है पुष्कर कुंभ होता है। यह मेला जो है उत्तराखंड के माड़ा गांव में अलकनंदा और सरस्वती नदियों के संगम स्थल पर लगता है। कहाँ लगता है, अलकनंदा सरस्वती नदियों के संगम पर। बात करते हैं कि सरस्वती पुष्कराल, उसका संबंध आपको बताएं तेलंगाना से है। यह मेला जो है भूमिगत सरस्वती नदी की उपासना को समर्पित है। अब बताओ, सरस्वती नदी प्रवाहित कहाँ होती थी और उत्सव मनाया कहाँ जा रहा है, तेलंगाना में मनाया जा रहा है। किस लिए मनाया जाता था, भूमिगत जो थी इसलिए उपासना किया जाता है उनका। यह नदी जो है कालेश्वर में गोदावरी और प्राणहिता नदियों से मिलकर त्रिवेणी संगम का निर्माण करती हैं और इसका आयोजन तेलंगाना के जो है कालेश्वर तीर्थ नगर में होता है, जो श्री कालेश्वर श्री मुक्तेश्वर स्वामी मंदिर का स्थल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है सिरुई लिली उत्सव। तो मणिपुर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है, मणिपुर से संबंधित है। ठीक है, मणिपुर के पर्यटक विभाग के द्वारा किया गया है। ठीक, इसका नामकरण की बात करें तो मणिपुर के राजकीय पुष्प सिरुई लिली, क्या सिरुई लिली के नाम से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा लुक्कड़ी मंदिर। कौन सी मंदिर की बात कर रहा है, लुक्कड़ी मंदिर की बात कर रहा है। तो लुक्कड़ी मंदिर की विश्व विरासत स्थलों के रूप में सूची अस्थायी रूप में शामिल किया, तैयार की गई। स्थान की बात, यह कर्नाटक के कहाँ से संबंधित है, गडग जिले से। बस यही याद करना है, जो लुक्कड़ी मंदिर है कर्नाटक के गडग जिले से संबंधित है। लुक्कड़ी को और किस नाम से जाना गया प्राचीन अभिलेख में, तो लोक्की गुड़ी के नाम से जाना गया है, लोक्की गुंडी के नाम से जाना गया है। ठीक, निर्माण काल की अगर इसकी बात करें तो कल्याणी चालुक्य जो हुआ करते थे, जिसको या पश्चिमी चालुक्य कहते थे, राजवंश द्वारा जो है या उसी के शासनकाल में किया गया था। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारा है चरक और सुश्रुत। किसकी बात कर रहे हैं, चरक और सुश्रुत की बात कर रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति ने गोवा के राजभवन में स्थापित चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण किया है। पूछ सकते हैं ना, हाल ही में चरक और सुश्रुत की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया गया है, तो आप बताएंगे गोवा के राजभवन में किया गया। किसके द्वारा किया गया था, उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। चरक के बारे में जानते हैं। ये जो है कुषाण साम्राज्य में क्या थे, राजवैद्य यानी शाही चिकित्सक थे। कौन, चरक, जिन्होंने चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। चरक को क्या कहा जाता है, चिकित्सक का जनक भी कहा। और इनकी हाल ही में जो है मूर्तियों का अनावरण किया गया है। कहाँ पे, गोवा के राजभवन में उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं चरक संहिता की रचना भी कौन किया था, चरक ने ही किया था। तो इस ग्रंथ में क्या बताया गया चरक संहिता में, तो हिमालय की तलहटी में आयोजित हुए एक आयुर्वेद सम्मेलन की कार्यवाही का विवरण मिलता है। जो चरक संहिता था तो वहाँ हिमालय की तलहटी में क्या बताया, आयोजित हुए एक आयुर्वेदिक सम्मेलन का जो है उल्लेख है, उसमें कार्यवाही का विवरण मिलता है। ठीक है, अध्यक्षता कौन किया था, जो सम्मेलन हुआ था वैद्य आत्रेय ने किया था। ठीक, अब बात करते हैं सुश्रुत के बारे में। चरक के बारे में आपने देख लिया। तो सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। चिकित्सा का जनक चरक और सर्जरी का जनक, प्लास्टिक सर्जरी का जनक किसको माना जाता है, सुश्रुत को माना जाता है। और चरक को चिकित्सा का जनक माना जाता है। तो सुश्रुत संहिता भी ये लिखे हैं। चरक ने चरक संहिता, सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता नामक ग्रंथ की रचना की है। तो सुश्रुत संहिता में क्या बताया गया है, शल्य चिकित्सा के बारे में बताया गया है, शरीर रचना विज्ञान के बारे में बताया गया है। ठीक, और साथ ही इसमें मोतियाबिंद हो गया, पुनर्निर्माण सर्जरी हो गया,
इन विषयों का जो है उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करते हैं। और कहाँ स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय? यह स्थित है राजगीर में। कहाँ स्थित है? राजगीर की तलहटी। ये जो है राजगीर की तलहटी में स्थित है। नालंदा स्थापना के 1 दशक पश्चात हुआ था इसका निर्माण। ठीक। बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र विक्रमशिला विद्यालय पुनरुद्धार के कार्य प्रगति पर है, यानी पुनरुद्धार इसका हो रहा है। इसकी स्थापना कौन किया था? पाल वंश के शासक धर्मपाल ने किया था। कब किए थे? 8वीं से 9वीं शताब्दी में की गई थी। ठीक। यह विश्वविद्यालय जो है ब्रजयान, तंत्रयान, बौद्ध धर्म के साथ साथ गुप्त विधाओं और धर्मशास्त्रीय विषयों के अध्ययन के लिए विख्यात था। ठीक। आगे बात करते हैं, तो एक क्वेश्चन इसमें और देख लेते हैं। जो 12वीं शताब्दी था उसके अंत तक में कुतुबुद्दीन ऐबक एक शासक था। ठीक। उसने जो है एक सैन्य कमांडर जो था उसका बख्तियार खिलजी था, द्वारा इसे नष्ट कर दिया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय था, इसका क्या हो रहा है? पुनरुद्धार हो रहा है। क्या हो रहा है? पुनरुद्धार हो रहा है। और ये किसके द्वारा नष्ट किया गया था? जो कुतुबुद्दीन ऐबक का एक सैन्य कमांडर था बख्तियार खिलजी, उसके द्वारा इसको जो है नष्ट किया गया था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? पाल वंश शासक धर्मपाल द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा है आगे शहीद दिवस। क्या है? शहीद दिवस। तो शहीद दिवस पर जो है राष्ट्र ने भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव को जो है श्रद्धांजलि अर्पित की है। कब की है? 23 मार्च को जो है। तो यह किस लिए मनाया जाता है? तो जो भगत सिंह थे, राजगुरु थे, सुखदेव थे, इन लोगों को जो है इसी दिन फांसी दिया गया था। तो ये 1931 में जो ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या के आरोप में जो है इनको फांसी दी गई थी। बात करते हैं नवरोज, यानी नवरोज। प्रधानमंत्री ने नवरोज के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। नवरोज का जो भाषा होता है, नया दिन होता है। क्या होता है? नया दिन होता है। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा है कोच राजबोंगसी समुदाय। असम मंत्रिमंडल ने विभिन्न विदेशी न्यायाधिकरणों में कोच राजबोंगसी समुदाय के विरुद्ध चल रहे मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है श्री विजयपुरम। क्या है? श्री विजयपुरम क्यों चर्चा में है, इसके बारे में बात करते हैं। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है की राजधानी को जो है पोर्ट ब्लेयर का नाम बदल करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है। ये आप लोग जानते भी हैं, ये इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक। श्री विजयपुरम से पहले जो है अंडमान निकोबार की राजधानी कौन थी? पोर्ट ब्लेयर थी। वर्तमान में श्री विजयपुरम है। अगर श्री विजयपुरम नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विजय का भी प्रतीक है। यह जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विशिष्ट योगदान को भी दर्शाता है। यह वही स्थान है जहां नेता सुभाष चंद्र बोस ने प्रथम बार तिरंगा फहराया था और सेलुलर जेल भी यहीं स्थित है। इससे क्वेश्चन और पूछेगा, सेलुलर जेल कहाँ है? तो श्री विजयपुरम में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं, शास्त्रीय भाषाओं की बात करते हैं। शास्त्रीय भाषा की बात करते हैं तो मराठी हो गया, पाली हो गया, प्राकृतिक हो गया, असमिया हो गया और बंगाली को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। हाल ही में किया गया है। किसको किसको शास्त्रीय भाषा के रूप में? मराठी हो गया, पाली हो गया, प्राकृतिक हो गया, असमिया हो गया और बंगाली हो गया। ठीक। 4 शास्त्रीय भाषाओं के संवर्धन केंद्रों को जो है समुचित कार्य के लिए जो है स्वायत्तता की आवश्यकता है। भारत के जो है पूर्व घोषित जो शास्त्रीय भाषाएं थीं, तमिलनाडु था, उसके बाद संस्कृति था, कन्नड़ था, तेलुगु, मलयालम था, उड़िया था और इन सब को जो है पहले से जो है शामिल किया गया था। तो अब बात करते हैं वर्तमान स्थिति क्या है तथा शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलने से लाभ क्या होता है। तो जो शास्त्रीय भाषा में प्रतिष्ठित विद्वान 2 प्रमुख वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते हैं। ठीक। उनको अपने अपने क्षेत्र में जो है
अगर मानदंड की बात करें तो संस्कृति शास्त्रीय भाषा कैसे दर्जा प्राप्त होता है, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन ग्रंथों, लिखित इतिहास की उच्च पुरातनता जो 1500 और 2000 वर्षों की अवधि की होनी चाहिए। ठीक, तो इसी आधार पर जो है माना जाता है। बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। सिद्ध चिकित्सा प्रणाली क्या है? हाल ही अध्ययन में पता चला है कि सिद्ध औषधियों और किशोरियों को एनीमिया यानी रक्त अल्पता को कम करने में सक्षम हो सकती हैं। ठीक है, सिद्ध प्रणाली के बारे में बात करते हैं। सिद्ध प्रणाली क्या है? तो सिद्ध प्रणाली का संस्थापक कौन किया था? रेगिस्त माने ऋषि अगस्त्य ने किया था। तो अगर भाषा और क्षेत्र की बात करें, सिद्ध जो है साहित्य तमिल में रचित है। इसका जो अभ्यास मुख्यतः जो है भारत के तमिल भागों तथा दक्षिण पूर्व एशिया में प्रवासी भारतीयों द्वारा किया जाता है। विशेषता की बात करें, यह जो है भारत की प्राचीन शिक्षा चिकित्सा प्रणालियों में से एक है, जो आध्यात्मिक हो गया, मानसिक हो गया और शारीरिक स्वास्थ्य पर जो है केंद्रित है। वही बात करते हैं कि इस सिद्धांत में क्या बताया गया है, तो इसमें जो है पंचभूतम के बारे में बताया गया है, स्वाद और 3 द्रव्यों के बारे में बताया गया है। जैसे वली हो गया, वली का मतलब क्या होता है? वातम माइनस वायु प्लस स्थान। अलम का मतलब पीतम माइनस अग्नि। इयम का मतलब क्या होता है? कफम माइनस जल प्लस पृथ्वी। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के बारे में बात करते हैं। भारत में जो है 14 सितंबर 2025 को हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। और प्रथम हिंदी दिवस कब मनाया गया? 1953 में जो है प्रथम हिंदी दिवस मनाया गया था, और 14 सितंबर को ही। इसीलिए जो है हर 14 सितंबर को हिंदी दिवस जो है मनाया जा रहा है। यह जो है देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भाषा की दर्जा जो है, हिंदी को कौन सी भाषा की दर्जा के रूप में मिली मान्यता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, जिसका उपबंध बोल सकता है ना, हिंदी भाषा जो है उसका उपबंध कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 343 में किया गया है। नेक्स्ट हमारा है कर्मा उत्सव। क्या है? कर्मा उत्सव। झारखंड सहित भारत के अन्य राज्यों में जो है कर्मा उत्सव का आयोजन किया जाता है। कहाँ से संबंधित है? झारखंड से संबंधित है। यह उत्सव जो है एक फसल उत्सव है, जो मुंडा हो गया, हो गया, उरवा हो गया, बैगा हो गया, खारिया हो गया, संथाल समुदायों के बीच जो है लोकप्रिय है। नेक्स्ट बात करते हैं सोहराई पेंटिंग। एक करंट अपडेट में है, उसका नाम है सोहराई पेंटिंग। इसके बारे में जानते हैं तो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जो है रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन में जो है राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जो है यह एक सोहराई पेंटिंग भेंट की है। तो पेंटिंग के बारे में जान लेते हैं। ये जो सोहराई पेंटिंग है, यह झारखंड के जो है हजारीबाग जिले के मुख्यतः एक भित्ति चित्रकला के रूप में प्रचलित है। स्थानीय और सोहराई त्यौहार के दौरान जो है स्थानीय आदिवासी महिलाएं अपने मिट्टी के घरों की दीवारों पर जो है चित्र को बनाते हैं। सोहराई जो है सोहराई खोवर चित्रकला को जो भौगोलिक संकेत भी प्राप्त है। क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में जो है सोहराई पेंटिंग जो है रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन को जो है पीएम के द्वारा भेंट किया गया है। तो ये भी पूछ सकता है कि सोहराई पेंटिंग जो है जीआई टैग भी प्रदान किया जा चुका है। तो एक विकल्प दोनों क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर कहाँ है? भारत और पाकिस्तान के अगले 5 वर्षों में जो है श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर समझौते को नवीनीकृत किया गया है। बात करते हैं इसका संबंध कहाँ है। ये जो है कॉरिडोर भारत से आने वाले जो तीर्थयात्रियों को बिना वीज़ा के पाकिस्तान के नारोवाल में स्थित जो गुरुद्वारा दरबार साहिब है, तो करतारपुर की यात्रा की जो है सुविधा प्रदान करता है। सिख धर्म के जो संस्थापक थे गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव थे। अपने जीवन के अंतिम 18 वर्ष जो है करतारपुर में जो है व्यतीत किए थे। अब बात करते हैं करतारपुर कहाँ है? जो रावी नदी के पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट हमारा है अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस।
क्या है अंतर्राष्ट्रीय अभिधर्म दिवस। तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मिलकर के जो अंतर्राष्ट्रीय अधिधम्म दिवस का जो है आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जो है जो मंत्रिमंडल द्वारा जो है पाली को एक शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित किए जाने का जश्न मनाया गया है। ठीक है, आगे हमारा नेक्स्ट है कनगनहल्ली और सन्नति के बौद्ध स्थल। तो हाल ही में जो शोधकर्ताओं ने जो है कर्नाटक की जो है कलबुर्गी में जो है भीमा नदी के किनारे जो स्थित प्राचीन बौद्ध स्थल जो है कनगनहल्ली और सन्नति की अभी तक का जो है अनवरत पर्यटन क्षमता को जो है रेखांकित किया है। ठीक है, अब बात करते हैं जो कनगनहल्ली है और सन्नति जो है कहाँ प्राप्त हैं, कहाँ खोजे गए हैं। तो वर्ष 2000 में प्राचीन अशोक का शिलालेख से जो है संबंधित है ये। ठीक, विशेषता इसकी है तो विस्तृत अलंकरण है, अयांक मंच है, प्रदक्षिणा पथ है। ठीक, निर्माण की 3री शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था इसका। ठीक है, मूर्तियों की बात करें यहाँ बुद्ध हो गए, यक्ष हो गए, जातक कथाएँ हो गया, अशोक हो गया, सातवाहन सम्राटों आदि की जो है मूर्तियाँ जो है यहाँ हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुटुंब प्रबोधन। क्या है कुटुंब प्रबोधन। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने जो है समाज में जो है कुटुंब प्रबोधन के महत्व को रेखांकित किया है। कुटुंब प्रबोधन के बारे में जान लेते हैं। इसका आशय जो है पारिवारिक कुटुंब प्रबोधन से है। ठीक, ये भारतीय जो संस्कृति है उसका एक मूल सिद्धांत है। अगर कुटुंब प्रबोधन के उद्देश्य के बारे में देखें तो इसका जो उद्देश्य है तो ज्ञान एवं अनुभवों को आदान प्रदान करना है, पारिवारिक जो संबंधों को सुदृढ़ करके युवा पीढ़ी में संस्कार मूल्यों को जो स्थापित करने की बात किया गया है। चलिए ठीक है, आगे बात करते हैं हरिदास आंदोलन। हरिदास आंदोलन का संबंध कहाँ से है? ये जो है मैसूर से संबंधित है। यानी हरिदास आंदोलन जो है मैसूर संगीत सुगंध पर्व जो है हरिदास आंदोलन की कर्नाटक संगीत की प्रतिष्ठित दास परंपराओं का जो उत्सव मना रहा है। तो हरिदास आंदोलन के बारे में जान लेते हैं। इसकी उत्पत्ति जो है उद्भव जो है कर्नाटक में हुआ था या बंगाल तथा असम जैसे पूर्वी राज्यों तक फैला है। यह आंदोलन जो है हरिदासों द्वारा शुरू किया गया था। इसका प्रसार 13वीं और 14वीं शताब्दी में हुआ था। उद्देश्य था दास साहित्य के माध्यम से जो है माधवाचार्य के द्वैत दर्शन का प्रचार करना था। ठीक, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है ना, यहाँ से माधवाचार्य का संबंध किससे है तो आप बताएंगे ना, विकल्प बना देगा मैच करने के लिए। तो माधवाचार्य के शुद्ध द्वैतवाद दर्शन से संबंधित था, जिसको और क्या विशुद्ध द्वैतवाद या फिर शुद्ध द्वैतवाद से संबंधित है माधवाचार्य। माधवाचार्य किससे संबंधित हैं? शुद्ध द्वैतवाद दर्शन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय। युग युगीन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ है? तो फ्रांस। ये जो है संस्कृति मंत्रालय ने युग युगीन भारत राष्ट्रीय संग्रहालय को एक विश्व स्तरीय संस्कृति संस्थान के रूप में विकसित करने के लिए फ्रांस म्यूजियम डेवलपमेंट के साथ साझेदारी की है। यह जो है सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत आता है। इसका विस्तार जो है नई दिल्ली के जो है उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक में होगा। यह संग्रहालय भारत की विरासत को जो है प्रदर्शित करेगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट है अवध सहेश्वर मंदिर। क्या है? अवध सहेश्वर मंदिर की बात करते हैं। अवध सहेश्वर मंदिर कहाँ है तो आप बताएंगे या कहाँ स्थित है? कुक्काकची। कहाँ? कुक्काकची, तंजावुर जिला, तमिलनाडु में है। अवध सहेश्वर मंदिर तंजावुर जिला तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, इसको जो है 2024 के यूनेस्को जो है एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किससे सम्मानित किया गया है? यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से जो है अवध सहेश्वर मंदिर को जो है सम्मानित किया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो है 1300 वर्ष प्राचीन जो है सांस्कृतिक विरासत संरक्षण है। नेक्स्ट हमारा बात करते हैं यूनेस्को पर्यावरण अभियान। यूनेस्को पर्यावरण अभियान पर आधारित जो है महासागरीय जीवन की सुरक्षा के लिए समुदायों को शामिल करना जो है शीर्ष वाली रिपोर्ट में जो महासागरों के गर्म होने से जो है समुद्री प्रजातियों की विविधता पर प्रकाश डाला है। ठीक है, यूनेस्को के जो है यूनेस्को पर्यावरण अभियान की बात कर लेते हैं। तो यह जो एक वैश्विक नागरिक विज्ञान पहल है
जो है समुद्री जैव विविधता का मापन करती है। यूनेस्को विश्व धरोहर समुद्री स्थलों में जो है प्रजातियों के विवरण तथा जलवायु प्रदर्शन के प्रभावों का आकलन करती है। वहीं बात करते हैं कि सितंबर 2022 से 2 जुलाई 2023 की अवधि के मध्य जो है यूनेस्को जो है 51 जो है विश्व धरोहर समुद्री स्थलों में से 21 पर जो है EDNA नमूनाकरण अभियान आयोजित किया है, यानी यूनेस्को पर्यावरण अभियान जो है आयोजित किया है। महासागरीय। अब हमारा बात करते हैं, नेक्स्ट है महाकुंभ मेला के बारे में बात कर लेते हैं। ये वाला करंट मैंने देख लिया है, महाकुंभ वाला मैंने फर्स्ट में ही आपको बता दिया, ठीक है। कब से कब आयोजित हुआ था ये आप जानते हैं, 13 जनवरी से 26 फरवरी तक इसका आयोजन हुआ था, ठीक है। 12 वर्षों में होता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में इसका आयोजन होता है। नदियों का संबंध भी आप देख लीजिएगा। अब बात करते हैं रामप्पा मंदिर। केंद्र सरकार ने SASCI योजना के अंतर्गत रामप्पा सर्किट के विकास के लिए जो है ऋण की स्वीकृति दी है। रामप्पा मंदिर कहाँ है और किससे संबंधित है? जो रामप्पा मंदिर है जो है कार्तिकेय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। जो रामप्पा मंदिर है कार्तिकेय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर जो है तेलंगाना में स्थित है और यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यह जो है 4 दीवारी युक्त परिसर में स्थित मुख्य शिव मंदिर है, जिसका निर्माण कार्तिकीय काल में हुआ था। शासक कौन था? रुद्रदेव था और रेचरला रुद्र के अधीन हुआ था। इसीलिए इस मंदिर जो है किस नाम से विख्यात है? कार्तिकेय रुद्रेश्वर मंदिर के नाम से रामप्पा मंदिर विख्यात है, क्योंकि कार्तिकीय काल में ही इसका निर्माण हुआ था। इस मंदिर का निर्माण जो है बलुआ पत्थर से हुआ है, जिसमें जो नक्काशीदार ग्रेनाइट और डेलेराइट से निर्मित हुआ है। अलंकृत बीम और स्तंभ भी हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा एकात्मक मानववाद। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो है एकात्मक मानववाद दर्शन की 160वीं वर्षगांठ मनाई गई है। 16 सितंबर 1916 में जन्मे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी स्वतंत्रता के पश्चात देश का मार्गदर्शन करने हेतु विशिष्ट भारतीय विचारों पर आधारित एक एकात्मकता मानव सिद्धांत, ये पूछ सकता है ना क्वेश्चन में, क्या पूछेगा? एकात्मक मानववाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आप बताएंगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांड्यकाल के अभिलेख की बात करते हैं। जो हमारा पांड्यकाल था, तमिलनाडु के मेलूर में उत्तर पांड्यकाल के एक 800 वर्ष पुराने शिव मंदिर के साथ जो है 2 अभिलेखों की खोज की गई है। अगर इन अभिलेखों की बात करें तो ये जो है 1217 से 1218 के हैं, जो मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम, कौन? मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम के शासनकाल से संबंधित है। जो मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम थे, वो 1216 ईस्वी में सिंहासन पर आसीन हुआ था। उसने जो चोल साम्राज्य पर आक्रमण किया था। चोल साम्राज्य पर आक्रमण कौन किया था? तो आप बता सकते हैं मारवर्मन सुंदर पांड्य प्रथम ने किया था, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कोल्हापुर की चप्पल। क्या बात कर रहा है? कोल्हापुर की चप्पल। तो एक विवाद के पश्चात जो है एक वैश्विक फैशन ब्रांड ने यह स्वीकार किया कि उसने कोल्हापुर चप्पलों से डिजाइन की श्रेणी ली है। कोल्हापुर चप्पलों की बारे में बात करें तो यह एक पारंपरिक और हस्त निर्मित चमड़े की चप्पल है। किसकी चप्पल है? चमड़े की चप्पल है। 2019 में से GI टैग भी प्रदान किया गया था। तो इससे ऐसे क्वेश्चन बनेगा ना, कोल्हापुर चप्पल को जो है GI टैग मिला है 2019 में, यह हस्त निर्मित जो है चमड़े का चप्पल है, ठीक है। कहाँ से संबंधित है? ये महाराष्ट्र में 12वीं शताब्दी में हुआ था। वनस्पति रंगों का उपयोग किया जाता है इसमें। चप्पलों को जो है चमड़े का उपयोग करके हाथ से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है खीर भवानी मंदिर। कौन सा है? खीर भवानी मंदिर। तो ज्येष्ठ अष्टमी पर जो है प्रति वर्ष जो है मनाया जाने वाला खीर भवानी उत्सव जो है जम्मू और कश्मीर के गंदेरबल में स्थित खीर भवानी मंदिर में आयोजित किया गया स्थान है। यह श्रीनगर के निकट स्थित है। मुख्य देवी जो है, यह देवी दुर्गा के अवतार देवी राज्ञा देवी को समर्पित है। इसका निर्माण लगभग जो है 1912 में महाराजा प्रताप सिंह द्वारा
किया गया था। खीर भवानी मंदिर कहाँ स्थित है? श्रीनगर के निकट स्थित है। कहाँ स्थित है खीर भवानी मंदिर? श्रीनगर के निकट स्थित है। और किसके द्वारा निर्माण किया गया था? महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा 1912 में इसका निर्माण किया गया था, जिसके बाद जो है महाराजा हरि सिंह द्वारा अलंकृत और पुनर्निर्मित करवाया गया था। मंदिर के केंद्र में एक जो है खटकोड़ी झरना भी है और अपने पवित्र जल के लिए इसे माना जाता है। इस मंदिर और उत्सव का नाम जो भक्तों के प्रसाद के रूप में वितरित की जाने वाली मीठी खीर के नाम से रखा गया। तो ये मंदिर जो है ना, इस मंदिर में जो है मीठी खीर का वितरण किया जाता है। निर्माण महाराजा प्रताप सिंह के द्वारा किया गया है। अलंकृत और पुनर्निर्मित किसके द्वारा किया गया है? महाराजा हरि सिंह के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नोनिया विद्रोह। कौन सा है? नोनिया विद्रोह। केंद्रीय कृषि मंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी बुद्धू नोनिया को उनके शताब्दी समारोह के अवसर पर श्रद्धांजलि अर्पित की है और 1770 के दशक में नोनिया विद्रोह जो के लिए नोनिया समुदाय की प्रशंसा की है। नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी ने आह्वान पर क्या करा? नमक सत्याग्रह के आह्वान पर, नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के आह्वान पर बुद्धू नोनिया, किसकी बात किया जा रहा है? बुद्धू नोनिया ने नमक निर्माण में भाग लिया था, जिसके बाद उन्होंने धोखे से गिरफ्तार कर मार दिया गया। नोनिया विद्रोह क्या था? 1770 के दशक के आसपास दो विद्रोह प्रमुख थे, सन्यासी विद्रोह और नोनिया विद्रोह, जो लगभग 1750 से आरंभ होकर 30 वर्षों तक चला था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अम्बुबाची मेला। क्या? अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची मेला तो इस वर्ष जो है वार्षिक अम्बुबाची मेले में भाग लेने के लिए जो हजारों भक्त असम के कामाख्या मंदिर एकत्रित हुए हैं। अम्बुबाची मेला कहाँ लगता है? ये लगता है कामाख्या मंदिर। ठीक, और यह जो है कहाँ स्थित है? गुवाहाटी के समीप स्थित है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। कहाँ? नीलांचल पहाड़ियों पर अवस्थित है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को पर विश्व स्मृति रजिस्टर की बात करें, जो यूनेस्को है इसका विश्व स्मृति रजिस्टर के बाद भगवती गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को के विश्व स्मृति रजिस्टर में अंकित किया गया है। क्वेश्चन पूछेगा, हाल ही में यूनेस्को का विश्व स्मृति रजिस्टर में किन पांडुलिपियों को जो है रजिस्टर किया गया? तो आप बताएंगे भागवत गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को जो है रजिस्टर किया गया है। इस रजिस्टर में जो है जो गीता है और नाट्यशास्त्र के समावेश के साथ भारत हैं। कुल भारत की जो प्रविष्टियां हैं कितना हो गई हैं? 14 हो गई हैं। भारत की जो ऋग्वेद हो गया, गिलगित हो गया, गिलगित पांडुलिपि जो है, अभिनव गुप्त हो गया, अभिनव गुप्त की पांडुलिपियाँ, मैत्रेय व्याकरण हो गया, इन सबको जो है रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो बात करें तो 1948 में पेरिस की संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा भी इस रजिस्टर की नई प्रविष्टियों में एक है। चलिए आगे बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या है? आगे हमारा है वाईकोम सत्याग्रह। क्या है? वाईकोम सत्याग्रह कब हुआ था? ये हुआ था 1924 से 1925 में, केरल के कोट्टयम जिले में हुआ था। ठीक, वाईकोम सत्याग्रह का मुख्य केंद्र बिंदु क्या था? अस्पृश्यता उन्मूलन करना, सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना। वाईकोम आंदोलन जो है अस्पृश्यता का उन्मूलन करना, सार्वजनिक स्थानों पर आवागमन की स्वतंत्रता था। इसका संबंध कहाँ से है? केरल के कोट्टयम जिले से संबंधित है। कोट्टयम व क्योम, ठीक, मिलता जुलता है तो आप इसे याद कर सकते हैं। प्रमुख नेता कौन था? के केलपनन, टी के माधवन, के पी केशव मेनन थे। ठीक, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को अपना समर्थन भी दिया था। पूछ सकता है क्या गांधी जी ने वाईकोम सत्याग्रह आंदोलन को समर्थित किए, समर्थन दिए? आप कह सकते हैं हाँ दिए थे। और 1925 में वाईकोम का दौरा भी किया था गांधी जी ने। ठीक है, यह सत्याग्रह अनंत जो है मंदिर की ओर जाने वाले मार्गों के सभी के लिए जो है खुलवाने का सफल रहा था। जो मंदिर था वो सभी के लिए जो है खोल दिया गया था।
चलिए आगे बात करते हैं। विजय दुर्ग यानी फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। कहाँ स्थित है? ठीक, विजय दुर्ग का नाम से भी जाना जाएगा। अब कोलकाता विलियम फोर्ट जो था उसे विजय दुर्ग के नाम से जाना जाएगा। इसका नाम जो है इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। बस आज जो है करंट अफेयर जो है यहीं हमारा समाप्त होता है। तो हमने जो है आज जो है कला एवं संस्कृति से संबंधित जो है करंट को इस वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो में जो हमने कला एवं संस्कृति से जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो है अगस्त और सितंबर यानी अगस्त 2024 से लेकर के, कहाँ से? अगस्त 2024 से लेकर के सितंबर 2024-25 तक के जो भी कला एवं संस्कृति से संबंधित जो है करंट था उसको मैंने इसमें जो है विजन आईएएस का जो ये संकल्प मैगजीन निकाला गया है उसके जो माध्यम से हमने कवर किया है। आशा करते हैं आपको जो है यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा। थैंक यू।